नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आप मात्र 2 से 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में यदि आप रेलवे में टेंडर के मार्फत से सप्लाई का बिजनेस करना चाहते हो तो आप कैसे करो। तो दोस्तों, आज मैं उसी बिज़नेस के बारे में बताऊंगा कि 2 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप रेलवे में सप्लाई के मार्फत से टेंडर के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा आप बिजनेस को कैसे करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिना टेंडर की प्रक्रिया से आप 20-30 हज़ार पूंजी को इन्वेस्ट करके कैसे रेल में सप्लाई किया कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है जो आपको इस वीडियो में काम आएगी। खैर, अगर नहीं भी देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं कि रेलवे में टेंडर के मार्फत से बिजनेस को कैसे शुरू करें। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं और दुकानदार भी हैं। और रेलवे में बहुत सारी ऐसी आइटम लगती है जो आप दुकान में और अपने आसपास में देखते होंगे। मसलन कमर्शियल आइटम है, इलेक्ट्रिकल्स आइटम है, हार्डवेयर्स आइटम है, नट बोल्ट वाशर, एडहेसिव, बहुत सारी लाखों चीज़ें लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आप दुकानदार हैं या आप ट्रेडर हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं और अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में सप्लाई के मार्फत से काम करें, तो टेंडर के मार्फत से काम करें कम पूंजी की इन्वेस्टमेंट में, तो आपको स्वागत है इस मेरे बिजनेस में। दोस्तों, इसमें करना क्या होता है। दोस्तों, मैंने बताया कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं बाहरी फील्ड में, या तो दुकानदार के रूप में, या तो ट्रेडर के रूप में, या तो मैन्युफैक्चरर के रूप में, वो लोग भी इस बिज़नेस को तो कर ही सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग भी चाहे तो इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से समझ कर ये बिज़नेस को कर सकते हैं। बशर्ते कुछ चीज़ें रेलवे की अपनी गाइडलाइंस होती है, अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, बस यही चीज़ समझने की होती है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी बिज़नेस में आप करते हैं वैसे ही होती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात दोस्तों, आपको कौन सा माल सप्लाई करना है, क्या चीज़ में आप ज़्यादा सक्षम हैं, किस चीज़ की दुकान है वो आप चॉइस कर लीजिए, या क्या चीज़ आपको देना है तो वो पहले आप तय कर लीजिए। दूसरी बात, आपको रेलवे में सप्लाई के लिए पहले जो प्रोसीजर हुआ करता था वो एक लिमिटेड टेंडर के मार्फत से हुआ करता था, मैनुअली जिसको कहते हैं। अब वो सारे प्रोसेस चेंज हो गए हैं। अब सारे प्रोसेस ऑनलाइन प्रक्रिया के मार्फत से ही होती है। इसमें और आप सभी को फ़ायदा भी है, क्योंकि पहले जो प्रोसीजर हुआ करता था उसमें काफ़ी सेटिंग वाली एक बात होती थी। अब ये सेटिंग वाली बात उतनी नहीं रह गई है। फिर भी दोस्तों, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे ये पहले मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको किसी भी बिजनेस को रेल में सप्लाई करने के लिए आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका ट्रेड लाइसेंस, उसका जीएसटी नंबर मस्ट है, मैंडेटरी है, जीएसटी नंबर होनी चाहिए। आपको एसएसआई सर्टिफिकेट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्टिफिकेट है, या आपका एनएसआईसी सर्टिफिकेट है, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, या डीलरशिप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक कर लेने होंगे। और इसके साथ ही आपको एक डिजिटल सिग्नेचर बना लेने होंगे। तो दोस्तों, ये डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाने होंगे। आपके आस पड़ोस में देख लीजिएगा कहाँ पर बनता है। जो स्टैंप वगैरह बनाते हैं उनसे पूछ सकते हैं। और बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके आप IREPS government.in IREPSGOV.in इस साइट में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही आसान है। बशर्त है कि कुछ चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल जानकारी नहीं है तो
आप किसी साइबर कैफ़े में किसी चार्टर्ड अकाउंट या किसी भी जानकार आदमी से थोड़ी सी पूछ सकते हैं और अपना लोड कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी मैं स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। दोस्तों, जब आप ircps.government.in का साइट में आप लॉगिन करिएगा तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब इसमें आपको जाना है कस्टम सर्च। कस्टम सर्च मतलब ये ऑल ओवर इंडिया का दिया हुआ है, तो आपको तो स्पेसिफाइड जगह के लिए भरना है, स्पेसिफाइड स्टोर के लिए भरना है। जैसे मेरा लीलुआ स्टोर नज़दीक पड़ता है, तो मैं लीलुआ स्टोर के बारे में जानना चाहूँगा कि वहाँ पर कौन कौन सी मटेरियल्स का टेंडर निकला हुआ है। तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे, ठीक है। और रेलवे में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कौन सा लीलुआ स्टोर आता है, तो वो आपका ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। यहाँ देखिए रेलवे ईस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है, मैंने ईस्टर्न रेलवे डाल दिया। यूनिट वगैरह मैं छोड़ दिया, टेंडर और बिडिंग वगैरह मैंने छोड़ दिया, टेंडर क्लोजिंग डेट को मैंने छोड़ दिया। यहाँ वर्क एरिया मतलब यहाँ पर इसका डिटेल्स है कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विस लीज के बारे में लेना चाहते, तो मैंने अभी फ़िलहाल आपको ऑल कर दिया है। और डिपार्टमेंट का भी ऑप्शन है, किस डिपार्टमेंट आप देना चाहते हैं माल, तो यहाँ पर सारा डिपार्टमेंट आपका दिया हुआ, मेडिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, कमर्शियल, तो यहाँ सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इसको भी छोड़ दिया ऑल करके। अब यहाँ दोस्तों यहाँ एक डेट दिया हुआ है, फॉर्म कितने तारीख से कितने तारीख तक का बीच में आपको टेंडर को देखना है। तो 18 तारीख से आज है मान लीजिए, और 18 के बाद मान लीजिए हम 30 तारीख तक का हम अगर देखना चाहें, सपोज करिए यहाँ पर मैंने 29 तारीख तक का टेंडर देखना चाहा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने रिज़ल्ट पे दबा दिया। अब ये सारे दोस्तों उस तारीख के बीच में कौन कौन सी टेंडरें निकली है उसके सारे डिटेल यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इस खुद को चॉइस कर सकते हैं। देखिए यहाँ लीलुआ ईस्टर्न रेलवे सियालदह ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। कोचिंग टिकियापाड़ा स्टोर्स ये भी आता है। ये सब आसपास में ही है दोस्तों स्टोर्स। और अपने हिसाब से आप मटेरियल को तय करिए कौन सा मटेरियल देना है। और देखिए ये इसके बाद यहाँ बगल में जो है आपको एक्शंस लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों आप जाकर अपना जिस भी काम हो उस काम के डिटेल के बारे में आप डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ये देखिए डाउनलोड टेंडर फ्रॉम PDF, तो यहाँ टेंडर PDF फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों। आप लॉगिन अब जब भी करिएगा तो उसमें आपको एक ID और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद रजिस्टर्ड होने के बाद वो ID पासवर्ड के माध्यम से ही आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों रजिस्टर्ड कर लेने के बाद आप अपने कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लेने के बाद आपको एक यूज़र ID पासवर्ड मिल जाता है। उस यूज़र ID पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना एरिया देख लीजिए कौन से जोन में, जब मसलन नॉर्थ इंडियन रेलवे, साउथ इंडियन रेलवे, ईस्टर्न जोन, ये जोन आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो वर्कशॉप है, आपके जिस वर्कशॉप में आप सप्लाई करना चाहते हैं वो किस सेक्शंस में आते हैं, मतलब मसलन किस जोन में आते हैं। फिर उस जोन में जाने के बाद आप उसके वर्कशॉप को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस वर्कशॉप के लिए स्पेशली सिर्फ उस वर्कशॉप के लिए बहुत सारी देखिएगा उसमें रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट्स को आप चॉइस कर लीजिए कौन सी माल आप देना चाहते हैं। सपोज़ करिए आप नट बोल्ट, एक मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि एक नट बोल्ट आपको देना है। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको करना ये है कि वो उस नट बोल्ट को आपने देखने के बाद आप सीधा चले जाइए वर्कशॉप के अंदर में। वर्कशॉप के अंदर में जाने के बाद आप स्टोर में
पता करिए कि वो किस शॉप के अंडर में वो माल को सप्लाई करना है। मतलब ये कि वो नट बोल्ट कौन सा शॉप स्टोर वर्कशॉप में बहुत सारे शॉप्स होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जैसा कहा था कि इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, पाइप सेक्शन का अलग होता है, एयर ब्रेक्स का अलग होता है, चक्के के लिए अलग होता है, इससे बहुत सारे शॉप्स होते हैं। तो सारे शॉप्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि कौन से शॉप का वो रिक्वायरमेंट है। तो आप उस शॉप का रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उस शॉप में जाइए। उस शॉप में जाकर आप उस जो डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है रेलवे टेंडर में, वो टेंडर आप एसएससी को दिखाइए। एसएससी मतलब वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो उस शॉप का हेड होते हैं, जिनका अथॉरिटी आपका माल पास करना और फेल करने का होता है। तो आप सीधा उनसे मिलिए। मिलने के बाद उनसे पूछिए कि कौन सा माल है, थोड़ा मैं फिज़िकली देखना चाहता हूँ। आप उसको फिज़िकली देख लीजिए। फिज़िकली देखने से फ़ायदा ये होगा कि कई बार हम लोग स्पेसिफिकेशन में कुछ और बहुत कुछ समझ लेते हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और जब माल खरीदने जाते हैं या बनाने जाते हैं या फिर लेने जाते हो तो देखते कि यह तो यार बड़ा सिंपल सा मामला था, लेकिन स्पेसिफिकेशन बड़ा टफ आपको दिखेगा। तो वो चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी माल, किस तरह की माल रेलवे ख़रीदता है या ख़रीदने रेलवे को ज़रूरत पड़ती है। अब उसके बाद आप फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन तो आपको टेंडर्स के वहाँ से मिल ही जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके ड्राइंग वगैरह। उसके बाद आप कोटेशन अपने हिसाब से भरिए। कोटेशन भरने के समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेलवे में आप जो भी अपना परसेंटेज 10%, 20% जो भी अपना प्रॉफिट रखते हैं, उसके अलावा अगर आप शुरुआती दौर पे ये काम कर रहे तो 3 से 5% एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। इसमें कई तरह के खर्चे हैं दोस्तों, और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप 3 से 5% कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं भी रखते हैं, शुरुआती दौर पे थोड़ा अपना प्रॉफिट कम करके अपने प्रॉफिट के हिस्से में से थोड़ा खर्च कर दे, तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोसीड्यूर में ही फेल हो जाते हैं। रेलवे में लोग माल इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि इनका प्रोसीड्यूर बहुत सारा लेंदी लगता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग के लिए काफ़ी परेशानी वाली बात होती है, इसलिए लोग ज़्यादातर रेलवे माल देना नहीं चाहते। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, फिज़िकली स्टोर में जाइए, स्टोर से आप पता करिए किस कंसाइनी का माल है, कौन सा शॉप उसको नट बोल्ट को यूज़ करेगा, उस शॉप के एसएससी से मिलिए। एसएससी से मिलने के बाद आप उससे आइडिया ले लिए कि हाँ भाई इस तरह का माल चल जाएगा। फिर आप कोटेशन फिलअप करिए, टेंडर ओपनिंग होगा। और टेंडर ओपनिंग अगर होता है, सपोज करिए टेंडर ओपनिंग हुआ, आपको किसी कारण से आपका जो कोटेशन है नहीं हुआ, ऑर्डर आपकी नहीं हुई, तो आप फिर स्टोर जाइए। स्टोर जाके पता करिए कि भाई क्या कारण है। हालांकि ये उन लोगों का पर्सनल है, शायद आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं दे पाए, लेकिन आपसे रिलेशन अगर अच्छा हो तो वो आपको बता दें, परचेज ऑफिसर आपको बता देंगे कि ये या तो आपका कोटेशन थोड़ा ज़्यादा था या फिर आपका क्रेडेंशियल नहीं था। क्रेडेंशियल मतलब पिछली आप जो कई बार होता है कि क्रेडेंशियल वाले लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है कुछ स्पेशल मामलों में। तो हालांकि लोएस्ट टेंडर को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है रेलवे को। रेलवे उसको अवॉइड करने के लिए बहुत कठिन है। तो जनरली लोएस्ट वाले को ही दिया जाता है, अगर लोएस्ट वाले को कोई कंपनी में कोई परेशानी ना हो तो आप पता कर लिए। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपका कोटेशन जो मिला वो लोएस्ट जो मिला वो उससे आपका रेट कुछ कम है, तो कितना कम है ये पता कर लीजिए। कितना कम है ये अगर पता कर लेते हैं तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे कि वो माल कहाँ से दे रहा है। और अगर आपको एकदम से लगे कि नहीं वो इतने रेट में माल दे ही नहीं सकता, तो आप थोड़ा वेट करिए। वेट करने का मतलब ये है कि वो अगली पार्टी जिसे ऑर्डर मिला है वो माल कब देता है। वो माल जब देता है तो उसके बाद आप कंसाइनी के पास सीधे चले जाइए। कंसाइनी यानी जिस शॉप में माल लगने की बात थी वहाँ पर आप जाके चेक करिए उसके माल जो आपसे जो लोएस्ट हुआ था और वो माल आपके बदले वो दिया था,
तो उसको उसका माल का क्वालिटी को चेक करिए, उसके बाकी सारी चीज़ों को चेक करिए। चूँकि आप देखिए पहली बार हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। जब आप वहाँ कंसाइनी के पास जाएंगे और मटेरियल को देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये माल तो मैं इससे भी सस्ता में दे सकता था, तो कई बार ऐसा हो जाता है। दूसरी बात है कंसाइनी भी कुछ समझिए, कंसाइनी भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है, चूँकि ये माल सिक्योरिटी रिलेटेड उतना नहीं है, तो वो भी कंप्रोमाइज़ कई बार हो जाता है कि समझ ही रहे हैं। तो इससे आपको मिलना जुलना ज़रूरी है। मिलने जुलने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को समझते हैं, रेलवे के प्रोटोकॉल को समझते हैं, रेलवे के सिस्टम को समझते हैं, और धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से अभ्यस्त हो जाते हैं चीज़ों को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए। तो दोस्तों, मैं कोटेशन भरते वक्त, टेंडर भरते वक्त एक बात को बोलना भूल गया, कृपया इसको मार्क कर लीजिए। जब भी आप कोटेशन भरिएगा तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका क्वांटिटी, जो रेलवे में जिस डिपो के लिए आप माल देने के लिए आप कोटेशन दे रहे हैं, उसको क्वांटिटी ज़रूर देख लीजिएगा। और क्वांटिटी के हिसाब से रेलवे माल ख़रीदता है, और क्वांटिटी हज़ारों की भी हो सकती है, लाखों की भी हो सकती है, और बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको चूँकि 2 से 4 लाख रुपए के अंदर में माल देना है, तो आपको अपने क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप अपने कैपेसिटी को देख लीजिएगा कि हाँ इतने रुपए के टोटल माल होते हैं। दूसरा, डिलीवरी पीरियड ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि कितने दिनों के अंदर मसलन आप माल दे सकते हैं। मसलन कई लोग अगर एक्स स्टॉक आपके पास माल है तो 15 दिन में दे सकते हैं, या आप 1 महीने में दे सकते हैं, या 45 दिन में दे सकते हैं, या आप 60 दिन में दे सकते हैं। ये आप उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, और साफ साफ मेंशन करिएगा कि अगर इमरजेंसी पड़े तो आप कुछ माल पहले भी दे सकते हैं। ऐसा भी व्यवस्था कई बार होता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख के कोटेशन को दीजिएगा। तीसरी बात, कोटेशन देते समय दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मैं उसको कहना चाहूँगा, कोटेशन भरते समय आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंस्पेक्शन क्या है। जो मटेरियल आप सप्लाई करिएगा उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा। तो दोस्तों, रेलवे में 3 तरह के इंस्पेक्शन होते हैं जनरली: आरडीएसओ इंस्पेक्शन, राइट्स इंस्पेक्शन और कंसाइनी इंस्पेक्शन। दोस्तों, आरडीएसओ इंस्पेक्शन तो आपको वैसे भी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये आरडीएसओ रजिस्टर्ड कंपनी, वो अलग रेलवे के जो माल होते हैं उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन मिलती है, तो वो कंपनियां ही सिर्फ एकमात्र आरडीएसओ माल दे सकती है, और वो उनको आरडीएसओ का इंस्पेक्शन मिलता है। कंसाइनी इंस्पेक्शन जो है मोर देन 1 लाख कई बार क्राइटेरिया होती, कई बार स्पेशल क्वालिटी की माल होती है, तो राइट्स इंस्पेक्शन होता है जनरली। और तीसरा जो होता है कंसाइनी इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो रेल में पहली बार माल दे रहे हैं तो आप कंसाइनी इंस्पेक्शन को रखिएगा। कंसाइनी इंस्पेक्शन अगर रेलवे का ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप कंसाइनी इंस्पेक्शन को ही भरिएगा, ताकि परेशानी में, बेवजह की परेशानी में, लेंदी प्रोसेस में आपको जाना ना पड़े। कंसाइनी इंस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों? कंसाइनी इंस्पेक्शन ये होता है कि जो माल यूज़ करते हैं, जो माल यूज़ करते हैं वही बता सकते हैं कि माल सही है या नहीं। और राइट्स और आरडीएसओ ये एक अलग एजेंसी होती है रेलवे की, वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो उसमें मैं जाने से फ़िलहाल मैं मना करूँगा। तो दोस्तों, कंसाइनी इंस्पेक्शन क्या होता है? जब आप माल देते हैं रेलवे में, तो सपोज़ करिए मैं आपको एक पूरी तरीका बताता हूँ। अगर आपका माल पास हो गया, पास होने के बाद आपने चालान वगैरह बनाकर रेल के स्टोर में आप माल को डिलीवरी की। डिलीवरी जब किए आप, डिलीवरी करने के बाद आपको एक रिसिप्ट चालान जो भी लेना होता है वो आपको दे देंगे स्टोर से। उसको लेकर आप जिस शॉप में, मतलब कंसाइनी जो माल यूज़ करेगा, जिस शॉप में आपको माल का खपत होना है, उसके एसएससी से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप माल देने से पहले भी उससे भेंट किए थे, माल देने के बाद आप उनको बताइए कि हाँ भाई मैंने माल दे दिया है। इसका वजह ये होता है दोस्तों कि कई बार आप माल स्टोर में दिए और चालान रिसीव करा के चले गए, और कई बार शॉप वाले एसएससी को माल की ज़रूरत है और किसी दूसरे शॉप से उनको माल मिल गया, तो आपका जो स्टोर में पड़ा हुआ माल है, कई बार वो लोग महीनों 2 महीना छूट जाता है। कई बार ये मिस्टेक से, गलती से हो जाता है उन लोगों के साथ।
तो आपका माल जब तक वो कंसाइनी लेकर नहीं जाएंगे और उसका अप्रूवल नहीं देंगे तब तक आपका माल का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो कई बार ये प्रोसीजर हम लोग को खुद ही करना पड़ता है, और जो चालाक और जो थोड़े एक्टिव किस्म के सप्लायर्स होते हैं वो ये सब काम खुद ही करते हैं, ताकि बीच का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन वो खुद करते और करवाते रहते हैं, ताकि उनके माल सही समय से निकल कर सही समय पेमेंट हाथ में मिल जाए। तो दोस्तों, माल देने के बाद आप कंसाइनी से मिले। कंसाइनी यानी एसएससी, जो शॉप का माल को ज़रूरत है उनके एसएससी को मिले। एसएससी को बताया कि मैंने माल दे दिया है। एसएससी क्या करते हैं कि उसके 2-4 दिन के बाद अपने आदमी को भेज के स्टोर से माल अपने शॉप में ले आते हैं। दोस्तों, जब स्टोर से वो माल आते हैं तो साथ में अप्रूवल के 2 कागज़ लेकर आते हैं जो स्टोर ही प्रोवाइड कराता है। उसमें ये इन्फॉर्मेशन रहता है कि रेल से माल आपने कब उठाया, कब माल कैसा है, माल आपका यूज़फुल है कि नहीं, माल अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये सारी बातें का एक कैटेगरी होता है। ये इंटरनल प्रोसीजर उन लोगों का है। तो वो लोग उस कंसाइनी उसको फिर जब माल यूज़ करता है, उसको लगता है कि माल सही है, तो उसको अप्रूवल दे देता है कि हाँ दिस इज़ माल ओके और समथिंग लाइक दैट। इस तरह कुछ अपनी भाषा में वो बातें लिख के वो वापस स्टोर को भेजता है 2 कॉपी। स्टोर क्या करता है, उसमें से 1 कॉपी खुद के पास रखता है और दूसरा कॉपी अकाउंट्स में भेज देता है, अकाउंट सेक्शन पेमेंट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रोसीजर पूरा हो गया। अब जब आपको अप्रूवल मिल गया स्टोर से, कंसाइनी आपको लिख के भेज दिए कि हाँ आपका माल एकदम एक्यूरेट ओके, सभी कैटेगरी फिट एंड फाइन है, तो आप उसको एज इट इज़ अकाउंट्स में अपना बिल को डिपॉजिट कर सकते हैं। अकाउंट्स में अभी सारी चीज़ें जो है ये मैंने बताया, ये मैनुअली प्रोसीजर बताया, अभी सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन होती है। तो लेकिन क्या है, कई बार हम लोग को चेकिंग में फिज़िकली करना पड़ता है। तो ये स्मार्टनेस की बात है। ये थोड़ा अगर जितने आप मिलिएगा लोगों से उतना आपको नॉलेज होगा, कैसी माल चाहिए, कौन सी क्वालिटी के माल चाहिए, किस तरह का माल चल भी जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है सर आपको विज़िट करने से ही पता चलेगा। तो आप कोऑर्डिनेशन जितना करिएगा, जितना आप रेलवे के लोगों से मिलिएगा, रेलवे के सिस्टम को समझिएगा, उनके प्रोटोकॉल को समझिएगा, उतना ही आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं शेष करता हूं। अगर आपको कोई बात की ज़रूरत हो तो आप निसंदेह मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।